अंबिका जी नायर, इनको भी स्वागत करता हूँ। और आज का जो सेशन है कोविड-19 सेशन, हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू डिफेंड द कोविड-19। सो दिस सेशन इज इंटरेक्टिव सेशन होगा और जिसमें डॉक्टर सबके प्रश्न और उत्तर विस्तृत से देंगे और संजीव जी ये क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो मैं डॉक्टर जी का इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैनेजिंग डॉक्टर महेंद्र जी दड़के जी एमडी मेडिसिन है। ही हैज हैविंग 23 years of experience. Dr. G expertise in the infectious diseases, hypertension, diabetes. Sir currently heading the COVID-19 ward Jupiter Hospital, daily treating 70 to 80 COVID patients. Next, Mrs. Ambika Nair. She is MSc RD and CDE. Total 26 years of experience. Registered as a dietitian, corporate nutrition, and diabetics educator. She is certified NLP coach and a CBT therapist. And she is also associated with many hospital, clinics, and many organizations. And she is having so many hospital and clinics. She has a chief dietitian and many organizations. She is a chief nutritionist. Thank you. So over to Sanju ji. धन्यवाद धनंजय जी। तो एक छोटी सी भूमिका देना चाहूंगा कि हम लोग जो बीबीपीआरए के थ्रू यहाँ लोगों के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से भी हमने फॉरवर्ड किया है। तो जहां तक हो सकेगा हम अपना बातचीत का माध्यम हिंदी में रखेंगे। थोड़े बहुत टर्म्स इंग्लिश में आएंगे जो कि हम लोग इतने यूज टू हो गए, तो उसके लिए अलाउड है। कम्युनिकेशन फ्रीली होना चाहिए। तो एंजॉय कीजिए सेशन को, जानकारी आजू बाजू और आदान प्रदान हो, यही कोशिश है, ताकि सब जगह हम लोग का प्रयास यही है कि सब जगह सही जानकारी पहुंचे, ताकि हम लोग इस इनविजिबल एनिमी से डील कर सके। तो सबका स्वागत है। और अभी यदि आज की सिचुएशन देखे तो सवाल मतलब कुछ दिन पहले ये ख्याल आया था मन में कि लगभग 1 साल पहले जो सिचुएशन स्टार्ट हुई थी मार्च 2020 में, उस समय भी डर तो सबको लगा था क्योंकि अननोन चीज से हम डील कर रहे थे। लेकिन मार्च 2021 की सिचुएशन मार्च 2020 से बहुत ज्यादा अलग है। वायरस वही है, हमको पता है कि कोविड-19 ही है, लेकिन जो केसेस अभी सुनने को मिल रहे हैं कि आसपास हमारे कोई भी ऐसा नहीं है जो इन्फेक्टेड ना हुआ हो, या कोई भी ऐसा पर्सन इनके क्लोज फैमिली में कोई या क्लोज सर्कल में इम्पैक्ट ना हुआ हो। और ये भी बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा है। मतलब पहले सुनते थे कि हाँ 10-12 दिन 14 दिन, अभी कुछ सुनने को मिलता है 2 दिन पहले हॉस्पिटल में गया और उसके साथ कुछ एकदम कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। तो डॉक्टर महेंद्र जी से ये पहला सवाल है कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि ये इतना तेजी से म्यूटेट हो गया, इतना तेजी से हम जो सुन रहे हैं। क्योंकि आम नागरिक की भाषा में यदि हम बोले तो हम लोग भले ही बहुत सारे टर्म्स यूज कर लेते, लेकिन समझ नहीं पा रहे। तो ऐसा क्या चेंज हुआ कि इतनी तेजी से इम्पैक्ट कर रहा और इतना इन्फेक्शियस हो गया? Thank you very much. At the outset, I will like to thank you, Baner Balewadi Pashan Resident Association, for giving me this opportunity to have an interaction with you. आपका क्वेश्चन बहुत सही है। जैसे आपने कहा कि ये इतना क्यों खतरनाक डिसीज है और क्या ये अभी डॉक्टर कम्युनिटी इसको इवॉल्विंग डिसीज बोल रही है, बिकॉज एवरी डे हम लोगों को इसके बारे में नई जानकारी हो रही है। जैसे अब लगभग देखा गया तो 1 साल 3 महीने हो गए हम इस बीमारी से डील कर रहे हैं। दिसंबर 19 में पहला केस वुहान में डिटेक्ट हुआ था और पूना का पहला केस मार्च 21 में डिटेक्ट हुआ था, मार्च 20 में डिटेक्ट हुआ था। और वहाँ से जो ये सिलसिला चालू है, इसका प्रोग्रेशन रहा है। बीच में थोड़ा हॉल्ट हुआ, कम हुआ, लेकिन वापस दूसरा वेव बहुत ज़्यादा बुरी तरह के आ गया है। तो ये ऐसा क्या हो गया है? तो दिस वायरस इज वेरी इंटेलिजेंट एंड इसके म्यूटेशंस हो रहे हैं। आज तक जो
4-5 म्यूटेशंस नोट किए गए हैं जो हमने पाए हैं अभी तक, और एनआईवी में पुणे में भी उसकी रिसर्च हुई है। तो इसकी वजह से इसका the virus has become more potential, more dangerous, and the severity of the disease is increasing, and it is also affecting young individuals now. Previously ऐसा पाया गया था कि जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओल्ड एज है, कैंसर है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो सप्रेस लोग हैं, उनमें ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं ये सेकेंड वेव में दिस हैज अफेक्टेड जो यंग इंडिविजुअल्स है, 30 to 50 के भी काफ़ी लोग अफेक्ट हुए हैं, और अभी बच्चों में भी ये इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, एंड सीवियरिटी illness is seen in children also, and it is assumed that ऐसे बोला जाता है कि आगे की जो वेव आएगी उसमें शायद यंग पॉपुलेशन और अफेक्ट होगा। तो इसी कारण से इस पे डेली अभी भी रिसर्च चल रहा है, लोग इस पे काम कर रहे हैं, बातें सामने आ रही है, नई इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, नई मोडालिटीज ऑफ डायग्नोसिस देखी जा रही है, नए ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं, नई ट्रायल्स सामने आ रही है। तो इसी की वजह से ये ऐसा देखा गया है कि जो इनिशियली हमने सोचा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इसमें इफेक्टिव है, फिर वो चला गया, देन हमने देखा कि कुछ और चीजें इसमें काम करती है क्या, उनमें भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो आम आदमी के मन में संभ्रम पैदा होना काफी आसान बात है, क्योंकि शुरू में जो चीज बोली जाती है कि ये इफेक्टिव है, वही 4 महीने के बाद बोला जाता है कि ये काम नहीं कर रही है क्योंकि इसका उतना उपयोग नहीं है। So that's why this is a evolving disease, and we are dealing with really a very clever virus which is mutating, and if it keeps on mutating, we might have to keep on vaccinating booster dosages to the community again and again, because we don't know अभी हम जो वैक्सीन ले रहे हैं उसकी इम्यूनिटी हर स्ट्रेन को कवर कर रही है नहीं कर रही है, वो भी ट्रायल्स के बाद ही पता चलने वाला है। तो 1 डोज काफी है, 2 डोज काफी है, 2 डोज के बाद कितने दिन इम्यूनिटी रहने वाली है, कितनी एंटीबॉडी लेवल्स रहने वाली है, इसका जैसे जैसे पेपर्स प्रेजेंट होंगे, स्टडी होगा, तो बूस्टर्स की जरूरत है क्या नहीं इसका पता चलेगा। सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ, एवरीबॉडी इज लर्निंग, एवरीबॉडी इज इवॉल्विंग अलोंग विद द वायरस। तो ये वायरस हमारे लिए बहुत बड़ा टीचर भी बन गया है, बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। यस तो कुछ एक टर्म्स हमारे सामने आई कि मतलब वैसे तो बहुत चीजें सीखने को, लेकिन अब तक जो हम लोग सिर्फ मूवीज में सुनते थे कि डबल एजेंट है, ये डबल म्यूटेंट क्या हो गया? क्योंकि काफी दिनों से सुन रहा हूँ डबल म्यूटेंट है, ये स्ट्रेन ऐसा है, तो ये डबल म्यूटेंट क्या है? इंडियन पॉपुलेशन में जो म्यूटेशन पाया गया है उसको डबल म्यूटेंट बोलते हैं, और इसकी वजह से इसकी सीवियरिटी बढ़ गई है। एंड पहले ऐसे होता था कि पहले वेव में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आने के बाद ही बीमारी आगे बढ़ती थी, मतलब सर्दी हुई, खांसी हुई, बुखार हुआ, कॉफ विद एक्सपोर्टेशन हुआ। तो इस बार ऐसा पाया गया है कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है और लंग डैमेज ही सीधा पाया गया है, पेशेंट हाइपोक्सिया के साथ ही प्रेजेंट हुए हैं। So that is the severity that has been found in the double mutant, which is very common in the Indian variant. The UK variant, the Brazilian variant, the South African variant, they are different. Everybody is behaving in a different way, but mostly it is seen that the severity increases with every mutation. तो हर एक वेरिएशन के साथ ये थोड़ा और खतरनाक होता जा रहा है। Yes, definitely, and the patterns are changing, the severity is changing, the progression of the disease is more. So it is every mutation will have some new things coming up, and we will need time to understand them and to tackle them. अच्छा, तो यदि ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि जो हमें शुरुआत में हमने देखा अब उससे और ज्यादा खतरनाक बन गया है, तो आज के डेट में हम लोग जो पहले वेव में बोलते थे यदि आप SMS का फॉलो करो कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर,
तो आप बहुत हद तक बच जाओगे। तो वो एसएमएस के आगे कुछ हमारा एक्रोनिम बढ़ा है क्या? उसमें कुछ और हमने एडिशन किया है क्या कि ये भी हमको फॉलो करना चाहिए ताकि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके दोस्त लोग सुरक्षित रहे? कुछ और गाइडलाइन है या अभी तक भी गाइडलाइन के नाम पे हम एसएमएस जब तक कोविड खत्म नहीं होने वाला है तब तक ये तो त्रिसूत्री चलने ही वाली है। अच्छा, यूज ऑफ मास्क, social distancing, use of sanitizers, avoiding going to crowded places, then the uh, the areas which are where people are working or gathered, they should be or working areas, they should be well ventilated. Then covering of your eyes with glasses, double layer masks, and of course use of sanitizers and all. And as far as possible, keeping your elder population safe and at home, avoiding exposure outside and all. Schooling will be online and ये सब तो चलने ही वाला है. In addition to that, over the period year, if you say, we are treating patients from 1 year almost now, and we have definitely have gathered evidence that few drugs are definitely effective with the prior strains also and the newer strains also, like antivirals like remdesivir, favipiravir. They are definitely working. Favipiravir is definitely helpful in early replication phase of the virus with milder symptoms. Mild to moderate diseases are cured with them. And remdesivir in those patients, in moderate to severity patients where they are not responding to favipiravir and their fever is persisting and they have increased levels of CRP, IL-6, the inflammatory markers हैं जो जिनको कहा जाता है, इनकी levels है. And so these two antiviral drugs, they are definitely helpful. Second thing is glucocorticoids, जिसको हम commonly steroids बोलते हैं. They are definitely helping us to bring down this inflammatory response that is seen in all these COVID patients. Third thing is the low molecular weight heparins, और जिसको anticoagulants बोला जाता है, क्योंकि ये इनकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब जो अंदरूनी बिगाड़ होता है शरीर में, तो जो वेसल्स होती है उसमें थ्रोम्बस गांठ बन जाती है, तो उसकी वजह से ये डैमेजेस मोर है लंग्स में, किडनीज में, हार्ट में. तो उसके लिए लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स काफ़ी हद तक इफेक्टिव रही है, और उसके लिए डी डाइमर नाम का जो टेस्ट होता है वो किया जाता है. Then there are some drugs which are used in very severe cases where एक टर्म हमने सुना है साइटोकिन स्टॉर्म जिसको बोलते हैं. एक्चुअली शरीर में हमारे हर जो हमला होता है किसी भी विषाणु का, बैक्टीरिया का, फंगस का, तो जो रिस्पॉन्स बॉडी बनाती है तो उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. फीवर एक डिफेंस मैकेनिज्म है शरीर का जो जर्म्स को किल करने के लिए होता है. इसके लिए शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, और वो बढ़ता है कैसे, तो ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है इनकी लेवल्स शरीर में बढ़ती है. तो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है जिनको साइटोकाइंस बोलते हैं, जो इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ऐसे इनके डिफरेंट नेम्स है. तो उसमें से इंटरल्यूकिन 6 का लेवल हम ब्लड लेवल्स करते हैं, तो वो हाई आते थे, हमको समझता है कि ये ज़्यादा है. तो जो पेशेंट्स है जिनकी न्यूमोनिया की सीवेरिटी बहुत ज़्यादा है, जिनको रेस्पिरेटरी फेल्योर हो रहा है, जिनको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, जिनकी रिक्वायरमेंट आउटसाइड ऑक्सीजन इनको लग रहा है, इनमें जो ये इन्फ्लेमेशन सप्रेस करने के लिए दवाइयाँ यूज़ की गई है, टॉसिलिजुमैब जिसका नाम हम बहुत सुन रहे हैं आजकल, वो भी काफ़ी इफेक्टिव पाया गया है. फिर उसकी तरह दूसरा है इटोलिजुमैब करके है, जो उससे थोड़ा सा कम यूज किया गया है, लेकिन उसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स ज़्यादा दिखाए गए हैं. टॉसिलिजुमैब काफ़ी इफेक्टिवली और काफ़ी सेफली यूज किया गया है. फिर कुछ ओरल ड्रग्स भी आ गए हैं इसी एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप के, जो सप्रेस करते हैं, वो भी काफ़ी यूज किए गए हैं अभी. तो काफ़ी कुछ पता चला है अभी, और काफ़ी कुछ मैनेज किया गया है, और ये दिन ब दिन चल ही रहा है. और
तो वायरस के साथ साथ हमारी डॉक्टर कम्युनिटी भी काफी कुछ इवॉल्व कर रही है, और इतने सारे ड्रग्स के नाम, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोग सिर्फ हाइड्रोक्लोरोक्विन का ही नाम सुनते थे। उसके Correct. बाद अभी कॉमनली देखा जाए तो एक रेमडेसिविर का नाम आम जनता को पता रहता है, बट आपने इतने सारे बताए, ये काफी अच्छा खबर भी एक तरीके से, क्योंकि वायरस ही सिर्फ नहीं, हमारे डॉक्टर्स, हमारी मेडिकल कम्युनिटी भी काफी इवॉल्व हो रही है इसमें। पर यदि Absolutely. मैं अपने आपको आम जनता की तरफ से देखूं, क्योंकि मेरे पास उतनी मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं होगी कि मैं हर एक सिम्टम को पहचान सकूं, और Correct. मेरे ख्याल से इसमें जितनी जल्दी पता चलता है हम उतनी जल्दी रिएक्टिव मेजर दे सकते हैं, और रिकवरी के भी चांसेस अच्छे रहते हैं। तो जैसे अभी कुछ सुना कि जो ना स्मेल चला जाता है लोगों का, टेस्ट चला जाता है लोगों का। कुछ दिन पहले एक ऐसा यूट्यूब पे वीडियो आ रहा था, या व्हाट्सएप पे वीडियो सर्कुलेट हो रहा था कि आप 30 सेकंड तक यदि अपना सांस रोक पाते हैं तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप बाधित है या नहीं है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है जिसको ऊपर हम लोगों को नजर रखना चाहिए कि हाँ, यदि ये दिखा रहा है मेरा बच्चा या मैं या मेरे माता पिता, तो मैं तुरंत उनको टेस्ट कराऊं, क्योंकि टेस्ट अल्टीमेट टेस्ट तो टेस्ट ही है अपना, आरटीपीसीआर या फिर एंटीजन। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिसको हमें फटाफट नजर में ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। Absolutely. 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक है रेस्पिरेटरी सिम्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स, और तीसरे है एब्डोमिनल सिम्टम्स, और चौथे है लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है वो है सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत होना। तो जो कॉमनेस्ट होता है, नाक एक तो बहता है, या स्टफी नोज जिसको बोलते हैं, नाक बंद हो जाता है। नंबर 2, खांसी, एक तो ड्राई खांसी हो सकती है, या खांसी वेट कॉफ जिसको बोलते हैं, वो एक्सपोक्टोरेशन के बलगम के साथ आ सकती है। तीसरा है बुखार। तो ये 3 गले में दर्द होना, गले में खिचखिचाहट होना, कान में रेफर पेन, गले की वजह से कान में रेफर दर्द होना, आंखें लाल होना, आंखों से पानी आना। So these are very common symptoms of any respiratory illness, जिसको हम upper respiratory tract infection बोलते हैं। This is basically a respiratory illness. ये respiratory virus है, तो ये respiratory tree को सबसे ज्यादा affect करता है। तो upper respiratory tract में क्या क्या आता है? तो ये nostrils से शुरू होता है। nostrils है, नाक हो गए, sinuses हो गई, और pharynx जिसको बोलते हैं, गला हो गया। तो यहाँ तक जो है वो upper respiratory ट्रैक्ट है, ये 3 चीजों से बना हुआ। और इसके नीचे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो उसमें हमारा वोकल कॉर्ड्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स, एंड देन द ब्रोंकियल ट्री कम्स, मेन ब्रोंकस एंड द लंग्स देयर। So that is the lower respiratory tract. So mostly when the disease starts as a respiratory symptoms, they are upper respiratory symptoms. It is very unlikely that they will start immediately with a lower respiratory symptom. Then the second ग्रुप जो है वो मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स है, जिसमें है मसल एक्स होना, या बॉडी बोनी एक्स होना, या कई लोगों को आंखों के पीछे दर्द होता है। सो दैट इज वेरी कॉमन इन वायरल इलनेसेस। एंड द थर्ड सिम्टम्स आर लूज मोशंस, काफी कॉमन दिखाई गए हैं। वॉमिटिंग कई लोगों में होता है, एब्डोमिनल पेन है। एंड द लास्ट थिंग इज लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। मैंने ये देखा है कि कई लोगों में बाकी कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ एक सिम्टम है, दैट इज लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ स्मेल, एंड दे आर 100% पॉजिटिव। सो एनीबडी हु इज हैविंग अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ स्मेल, he has to do the test and he has to isolate that moment immediately, because it is 100% positive. I have not seen a single person who has lost sense of smell और वो निगेटिव है। फीवर वाले निगेटिव आ जाते हैं, खांसी वाले निगेटिव आ जाते हैं, लूज मोशंस वाले कभी निगेटिव आ जाते हैं, लेकिन जिसका स्मेल गया है वो आज तक 100% पॉजिटिव पाया गया है। अच्छा, तो ऑडियंस में से भी कोई ऐसा हो जिसका सेंस ऑफ स्मेल गया हो और फिर भी वो सोचता है वो नेगेटिव है, तो यू कैन चैलेंज अस, बट वी वुड लाइक टू हियर दैट देयर इज नो वन। ओके, तो
ये जो आपने सिम्टम्स बताए इस पे सब लोग ध्यान रखें ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। उसके अलावा एक और जैसे डिसीज प्रोग्रेस होता जाएगा तो सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे, द फीवर सीवेरिटी विल बी मोर, द इंटेंसिटी विल बी मोर, द ऑक्सीजन सैचुरेशन की लेवल कम होती जाएगी, ब्रेथलेसनेस बढ़ता जाएगा, आपका पल्स रेट जो नॉर्मली 60 से 100 तक रहता है वो 100 के ऊपर चला जाएगा, जो नॉर्मली अपना रेस्पिरेटरी रेट रहता है उसका रेशियो 1:4 रहता है. So suppose somebody having a pulse rate or heart rate of 80 will have a respiratory rate of 20, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाते हैं. यू मे हैव लो ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ इंक्रीज हार्ट रेट एंड बुखार बढ़ने की वजह से. जैसे निमोनिया डेवलप हो जाएगा, यू मे हैव हाइपोक्सिक साइंस, द ऑक्सीजन सैचुरेशन विल स्टार्ट ड्रॉपिंग, यू मे सी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द नेल बेड्स, द लिप्स, सेंट्रल साइनोसिस जिसको बोलते हैं, फिर जीभ नीली वगैरह पड़ सकती है बहुत ज्यादा सैचुरेशन कम होने के बाद. ये जैसे सीवेरिटी बढ़ेगी ये सिम्टम्स दिखाई देंगे. अच्छा, तो कुछ एक जैसे आपने बताया कि जो ना ऑक्सीजन वगैरह कम होना, पल्स रेट बढ़ना, तो ये डिवाइस एक ऑक्सीमीटर करके अभी बहुत सारे जगह पे पहुंच चुका है. पिछली बार तो हर जगह पे टेम्परेचर गन भी था. अभी टेम्परेचर गन का यूज तो मैं कम देख रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे और चीजें आ गई हैं. लेकिन ऑक्सीमीटर यदि लोगों के पास है तो उसको कैसे यूज करें, क्योंकि मैं डेली लगा के देखता हूँ तो किसी दिन 93 दिखाता है, किसी दिन 95 दिखाता है. तो तो मेरे जैसे आम जनता के लिए उसका कुछ मतलब नहीं बनता. हाँ 95 दिखाया, 97 दिखाया, हाउ डू आई मेक सेंस आउट ऑफ इट कि हाँ ये मैं इम्पैक्टेड हो रहा हूँ या नहीं इम्पैक्टेड हो रहा हूँ. See, pulse oximeter is a very good tool to assess the severity of the disease, whether it is progressing or not. इससे पता चलता है. तो पल्स ऑक्सीमीटर में कॉमनली दो रीडिंग्स दिखाई देते हैं, एक आपका हार्ट रेट दिखाई देता है और एक आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखाई देता है. तो हार्ट रेट 60 to 100 के बीच में हार्ट रेट इज नॉर्मल. सो इफ इट इज बिटवीन दैट देन इट्स फाइन. व्हेन यू आर रनिंग फीवर ये बढ़ने वाला है. The oxygen, the heart rate is going to go up when you are running fever. Then the oxygen saturation in any normal individual should be more than 92%. And if it is below 92%, then you should consult immediately a doctor. And every time whenever आप चेक करोगे the saturation levels are going to be different. The same reading will not be there every time. मैंने अभी देखा तो 95 हो सकता है, 10 मिनट के बाद 97 हो सकता है या 93 भी हो सकता है. बट इफ इट इज रिमेनिंग अबव 92% देन इट्स फाइन. अब जो कोविड पॉजिटिव है इसमें इसका उपयोग कैसे, इसका असेसमेंट कैसे करें कि ये भाई ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है. अगर परसिस्टेंटली आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन हर 4 घंटे पे 10% से ड्रॉप कर रहा है देन यू नीड टू वरी. अगर आपका बेसलाइन है 93 to 95 हमेशा रहता है आपका, और आप कोविड पॉजिटिव है और आपका घर में इलाज चल रहा है और आप मॉनिटर कर रहे हैं, हर 4 घंटे पे अगर वो 10% से नीचे आ रहा है, सो somebody is maintaining around 95%, तो उसका 9.5% मतलब 10 से अगर वो कम हो गया अगले रीडिंग में और अगले 3-4 रीडिंग हर घंटे पे 10% से लो आ रहे हैं, तो he needs to go to the emergency and get a consultation immediately, or advice from the experts that time. ओके, तो इसमें मतलब जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कोशिश कीजिए सब अपने अपने घरों में एक पल्स ऑक्सीमीटर रखें और जहाँ तक हो सके अपना ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट मॉनिटर करें खुद से. अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन में भी काम में आएगा. One more thing I want to add. Those who are having respiratory diseases like asthma, emphysema, chronic bronchitis, those who are chronic smokers, ये इनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम ही दिखाई देगा क्योंकि इनके फेफड़े पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है.
तो इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बेसलाइन कम ही होगा। ये मतलब ये 92 के ऊपर नहीं है, दे विल बी कंफर्टेबल एट 88 to 90 बिकॉज दैट इज देयर बेसलाइन ऑक्सीजन लेवल फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, जो एथलीट होते हैं, बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं, उनके हार्ट रेट भी कम दिखाई देने वाली है। देयर हार्ट रेट विल बी बिलो 60s, मेनी हैव बिटवीन 50 to 60 जो बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं। देन there are conditions where fever, when there is high grade fever, your heart rate is going to fluctuate, your saturation is going to fluctuate. Don't panic, take medication। 3 घंटे के बाद 2-3 घंटे में फीवर पूरा उतर जाएगा, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल पे आ जाएगा। देन कीप इट मॉनिटरिंग फॉर नेक्स्ट 3-4 आवर्स एवरी आवर। अगर उसमें 10% गिरावट हो रही है, हर बार वही दिखा रही है कि नहीं ये नीचे जा रहा है, देन यू नीड टू गो टू द इमरजेंसी इमीडिएट। अच्छा, तो जो एथलीट्स है वो लोग थोड़ा मतलब जैसे बोलते थे कि जो ना सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो जो हमेशा पैकेट पे लिखा रहता था उसका पहली बार इम्पैक्ट दिख रहा है। और सरप्राइजिंगली एथलीट्स का हार्ट रेट स्टेबल रहता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो ये प्लेजेंट न्यूज है। गुड। एक मेरा सवाल था। सवाल हम लोग जो ना एंड में लेने वाले हैं। आप लोग जो ना सवाल जो है अभी पोस्ट करते रहिए अपनी क्वेरी जो है ना टेक्स्ट में। हमारे पास एक सेट है, सीरीज में जा रहे हैं हम लोग, और सवाल हम लोग एंड में लेने वाले हैं। तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ओपन हो गया एक बार क्वेश्चन आंसर, तो मुझे पता हर किसी के पास इतने सवाल है कि हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी देर बेयर कीजिए प्लीज। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा है कि एक हम सिस्टम में जा रहे हैं, कि हम लोगों ने देखा कि पिछले साल से सिस्टम कैसे चेंज हो गया है, कैसे वायरस इवॉल्व हुआ, डॉक्टर्स कैसे नए नए ड्रग यूज कर रहे हैं, हम उनको कैसे पहचान कर सके, हम लोगों ने अभी तक ये देखा है। अभी एक क्वेश्चन आता है कि अभी सिम्टम्स वगैरह हमने ऑब्जर्व किए, उसके बाद हम लोग RT-PCR एंटीजन टेस्ट के बारे में ऑलमोस्ट आज सब लोग जानते होंगे, फिर भी हम डॉक्टर साहब से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि RT-PCR एंटीजन टेस्ट, ये HRCT स्कोर क्या होता है, ये सब यदि ब्रीफली बता सके। क्योंकि आप व्हाट्सएप पे देखें तो बहुत सारे मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं कि इसको प्लाज्मा चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको ये चाहिए, और उसके साथ में ये पैरामीटर अटैच रहता है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि है क्या, यदि हम लोग समझ सके इसे। हम पहले एंटीजन टेस्ट की बात करेंगे। एंटीजन टेस्ट इज वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट परचेज द किट एंड डू एट होम ऑल्सो, और वो भी काफ़ी रिलायबल है। और एंटीजन मतलब जो वायरस अंदर गया है और उसकी जो RNA फ्रैगमेंट्स है उसका वो पॉजिटिव दिखाता है। जैसे ही हम स्वैब लेते हैं और वो उसका जो वाटर है उसमें डुबाते हैं और उसको then that water is put on the strip, it is just like the pregnancy kit, and if दो लाइंस अपीयर होती है और दोनों लाइंस अगर प्रॉपर अपीयर हुई तो इट इज अ पॉजिटिव टेस्ट एंड इट इज रिलायबल टेस्ट। बिकॉज ऐसे हो गया था कि बीच में इतने सारा टेस्ट लोड बढ़ गया था RT-PCR के लिए, तो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी, कलेक्शन नहीं हो रहा था, टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत लेट आ रहे थे। तो एंटीजन वाज द मोस्ट रिलायबल थिंग टू डू टू नो इमीडिएटली वेदर यू आर इन्फेक्टेड और नॉट। अगर एंटीजन पहली बार निगेटिव आता है लेकिन आप सिम्टोमेटिक है, जैसे फीवर और आपको सिम्टम्स है, सर्दी खांसी बुखार है, वीकनेस है, लूज मोशंस है, वॉमिटिंग है, जो भी, कीप आइसोलेटेड योरसेल्फ, कीप टेकिंग ऑन मेडिकेशंस and you can repeat your RT-PCR later on because it might come positive. There are chances that antigen is negative, but RT-PCR seems more specific and sensitive, will come positive. So second test is the RT-PCR, which is called as reverse transcriptase polymerase chain reaction. तो इसमें हम वायरस डिटेक्ट नहीं करते हैं, वायरस के जो प्रोटीन्स है या जो RNAs है ये डिटेक्ट हो जाता है। तो इसकी वो जो दो जीन्स की वैल्यूज टेस्ट में दिखाई देती है, तो उसको CT वैल्यू बोलते हैं, एंड द CT वैल्यू अबाउट 25 इज अ
minor disease. It's a not that troublesome disease. But जैसे CT value घटती जाती है, it is more severe disease. So lesser the CT value, the the viral load is more, and higher the CT value, the viral load is less. And so और 35 के अगर ऊपर आपका CT value है PCR RT-PCR का, तो then you are having a least disease, मतलब उसमें infectivity भी कम है and you can आराम से manage at a OPD basis. But that value is around 15, 16, and then you need to take care of yourself because that's a severe disease. The viral load is more. RT-PCR भी कई बार ये देखा गया है कि पहला टेस्ट निगेटिव आता है और लेकिन सिम्टम्स अगर परसिस्टेंट है तो 3-4 दिन के बाद उसको किया गया है तो वो पॉजिटिव आ जाता है। अब दूसरा बात मैं इस टेस्ट में चाह रहा हूँ, जैसे ही आदमी पॉजिटिव हो जाता है उसके बाद वो ट्रीटमेंट लेता है, ठीक महसूस करता है, 8-10 दिन होते हैं तो उसका इमीडिएटली क्वेश्चनिंग शुरू हो जाता है, मैं अगला टेस्ट कब कराऊं, मैं नेगेटिव हूँ क्या नहीं, मैं अगला टेस्ट कब कराऊं। टू डू RT-PCR you need to do repeat RT-PCR to call yourself negative. आपका जो पहला पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट डेट है वहां से 21 दिन के बाद आप कराइए। सो देन देयर इज अ मैक्सिमम चांस इट विल कम नेगेटिव। आपने 8 ही दिन में करवाया तो वो पॉजिटिव आ सकता है वापस। आपका क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद भी आपने 15वें दिन करवाया तो भी वो पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि वायरस रेप्लिकेशन 10 दिन के बाद बंद हो जाता है शरीर में। मैं समझो 14 दिन पे अगर आपको बोलता हूँ कि आपका क्वारंटाइन खत्म हो गया, उसके 4 दिन पहले ही आपका वायरस रेप्लिकेशन बंद हो जाता है, आप किसी और को वायरस करना बंद हो जाते हैं, यूजुअली एट द 10th डे आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट के बाद। तो और 14 दिन के बाद यू आर फ्री टू मूव, बट that doesn't mean that on 14th day your test will come negative, because even the dead particles of the virus will send the same result as the on day 1. तो अगर वायरस मर भी गया है लेकिन अंदर उसके डेड पार्टिकल्स है तो उसकी वजह से भी RT-PCR पॉजिटिव आ सकता है। तो फिर लोग वापस पैनिक हो जाते हैं कि क्वारंटाइन खत्म हो गया लेकिन मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब मैं क्या करूं, तो मैं वापस दवाई चालू करूं क्या? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दैट्स व्हाई repeat RT-PCR should be done 21 days after the first test report. So you will definitely get it negative, unless in some cases where there is very severe disease, high viral load था, उनके पॉजिटिव आते हैं, बट दोज आर ICU केसेस जो हमारे पास 2-2 महीने तक पॉजिटिव आते हैं। और थर्ड थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द CT स्कैन ऑफ द लंग्स, HRCT, हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन ऑफ द लंग्स बोलते हैं। तो ये डिसीज के पहले वीक में कभी नहीं करना चाहिए। अगर समझो किसी XYZ पर्सन को आज 5 तारीख को सर्दी खांसी बुखार हुआ और उसने दूसरे ही दिन CT स्कैन करवाया तो उसका स्कोर 0 ही आने वाला है, because it's an upper respiratory disease, it has not reached your lungs, so it is not going to give you any results. So that is not going to और उसका 0 रिजल्ट होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव है, you are positive, but only thing is it is not affected your lungs. So don't do a CT scan in the first week of the disease. It is not going to be helpful. To know the severity of the lung affection, you need to do the CT scan in the second week of the disease, which will give us an idea that how severe is the disease, whether the lung affection is there or not, and what needs to be done. So that is और अब CT स्कैन में स्कोरिंग के बारे में बोलता हूँ। CT स्कैन का स्कोरिंग, लंग्स 2 लंग्स है अपने, हर एक लंग्स को 3 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, और ये तीनों के अफेक्शंस देख के वो स्कोर बनाया जाता है। सो अ स्कोर ऑफ up to 7 is a minor disease, 7 to 12 is a moderate disease, and 12-13 के ऊपर उसको significant disease बोला जा सकता है, along with seeing other symptoms.
I have seen, and it is not 100%. I have seen many patients who are having a score of 15 but absolutely doing fine. They are all symptomatic. So it is nothing depends on the value of the CT scan. Nothing depends. You have to take as a whole कि पेशेंट के सिम्टम्स कैसे है, पेशेंट के टेस्ट वैल्यूज क्या है, पेशेंट के अदर पैरामीटर्स क्या है, ये सबको देख के सीवेरिटी डिसीज की तय की जाती है। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी हम लोगों ने काफी पहलू जाने और काफी हमें और कुछ जानना है। अभी काफी सारे और क्वेश्चन लाइंड अप है डॉक्टर साहब के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन लोग अपने चैट में भी जनरेट करें तो हम वो सब लेंगे। पर बीच में मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू डोंट ईट योर फूड लाइक मेडिसिन, यू विल हैव टू ईट योर फूड लाइक मेडिसिन। तो यदि हम अपने खाने को नियमित करें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। अब इस केस में भी हालांकि कोविड हमारे लिए नया है, तो मुझे यकीन है कि खाने से भी हम काफी गहरा प्रहार कर सकते हैं कोविड जैसे अनसीन वायरस पर। इसलिए मैं चाहूंगा कि अंबिका जी, जो कि हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है और उनके बारे में काफी धनंजय जी ने ऑलरेडी बताया, तो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा गाइड करें कि हम किस टाइप का खाना खाएं, क्या प्रिकॉशन ले कि हमारी इम्यूनिटी बने रहे, यदि कोई इन्फेक्ट हो जाता है तो क्या करना चाहिए, इन्फेक्शन के बाद रिकवरी कैसा करना चाहिए, हमारा खान पान कैसा मैनेज करें, यदि फैमिली में कोई एक एडल्ट इन्फेक्ट हो गया और बच्चे हैं तो किस टाइप से पार्टीशन करें। यदि कुछ इस टाइप से गाइडेंस दे सके तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, और फिर भी यदि कुछ रह जाता है क्वेश्चंस तो हम उनका फॉलोअप हम करवा सकेंगे। तो ऑडियंस, आप अपना क्वेश्चन आप हमें पूछते रहिए, आपको आंसर आप तक पहुंचेगा। आप अपना क्वेश्चन डालते रहिए, यदि हो सके तो कांटेक्ट डिटेल भी डालिए, कुछ यदि हम ना ले पाए तो हम आप तक पहुंचेंगे। तो इसके साथ मैं आई विल से ओवर टू अंबिका जी। अंबिका नायर जी, आप कंट्रोल ले सकती हैं। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बानेर बालेवाड़ी पाषाण रेसिडेंट्स एसोसिएशन को कि उन्होंने हमें बुलाया है इस मंच पर। सो थैंक यू वेरी मच। सो आज एक्चुअली मैं कोविड के बारे में ने बहुत सारा बताया है। ही हैज गिवन एक्सेलेंट इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास अभी इतना सारा फ्लडेड है, इंटरनेट इज फ्लडेड विद फूड हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, सभी को सब लोग अपने मन से सप्लीमेंट लेना शुरू कर रहे हैं, मन से विटामिन सी ले रहे हैं, मन से विदाउट ओवर द काउंटर ड्रग हो गया है। तो उस आधार पर आज मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ एक प्रेजेंटेशन द्वारा, बिकॉज डाइट ऐसा चीज है कि इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा है, कंटेंट्स बहुत ज्यादा है, तो जितना भी मैं बात करूंगी उतना कम हो जाएगा। तो इसको मैंने शॉर्ट में प्रेजेंटेशन द्वारा दिखाती हूँ। जो भी आपको क्वेरीज है इसके बाद आप पूछ सकते हो, और हर सवाल का जितना पॉसिबल है हम टाइम के हिसाब से हम आंसर करेंगे। लेट मी जस्ट शेयर माय प्रेजेंटेशन प्लीज। आप लोग अपने क्वेश्चंस आने दीजिए। डॉक्टर साहब के साथ भी जो क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग लेने वाले हैं। और भी क्वेश्चंस हैं तो डॉक्टर साहब को अभी हमने फ्री नहीं किया अपनी तरफ से। अंबिका जी के प्रेजेंटेशन के बाद हम उनको फिर से तकलीफ देंगे। ओके, सो संजीव जी, मेरा पीपीटी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कैसा है? दिख रहा है, आपका स्क्रीन दिख रहा है। ओके, आपका स्क्रीन दिख रहा है लेकिन आपका पीपीटी ऊपर नहीं है अभी। सिर्फ आप इस विंडो को मिनिमाइज कर दीजिए तो आपका पीपीटी वाला आ जाएगा सामने। अभी जो दिख रहा है वो हमारा गूगल मीट का स्क्रीन है। ओके, जी हाँ, अभी आपका स्क्रीन पूरा पीपीटी दिख रहा है। एक्सक्यूज मी।
पीपीटी दिख रहा है? हाँ, अभी आपका पीपीटी दिख रहा है। सो ये स्लाइड्स, कुछ स्लाइड्स इंग्लिश में हैं, ऑल द स्लाइड्स आर इन इंग्लिश, बट मैं कोशिश करके इसको हिंदी में बताना चाहूँगी। तो इफ देयर इज एनी क्वेरीज और एनीथिंग, वी विल टेक इट एट द एंड ऑफ द सेशन। तो जैसे हमने देखा है कि कोविड-19 दिस इज देयर विद अस फॉर मोर देन अ ईयर, और सर ने जैसे बताया ये नोवेल वायरस है। इसके जो सिम्टम्स माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर या क्रिटिकल भी हम देख रहे हैं, न्यू वेरिएंट्स भी हम देख रहे हैं। आज का जो अभी जो हम वी आर फेसिंग इट इज द सेकंड कोविड वेव, एंड वी डू नॉट नो दैट द थर्ड कोविड वेव व्हेन इट इज गोइंग टू अप्रोच, और ऑलरेडी वो अप्रोच हुआ कि नहीं, वी आर नॉट श्योर। बट अभी फिलहाल क्या चल रहा है, इट्स एन एयरबोर्न डिजीज, इसमें डबल म्यूटेंट वेरिएंट स्ट्रेन्स दिख रहे हैं, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं इन पेशेंट्स, यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, और हायर फेटालिटी रेट, मतलब पीपल द मोर्टेलिटी रेट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड वी आर ऑल्सो सीइंग हेल्थ रिसोर्सेज आर ऑल्सो गेटिंग स्केर्स। तो इसको हम कैसे टैकल करें? सो जनरली the signs and symptoms of COVID, I think sir has very well explained. Fever है, shortness of breath है, sore throat है, and many unknown signs and symptoms are yet to come. तो can diet play a role? सभी को सवाल ये रहता है कि मेरा इम्यूनिटी बढ़ाना है, मुझे कौन सा चीज़ मैं खाऊंगा जिससे मेरा इम्यूनिटी बढ़ेगा, जिससे मुझे कोविड नहीं होगा। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि डाइट कैन help you improve your immunity, help you fight the disease, but it cannot prevent you from getting COVID, because COVID is due to some other reason. तो आज मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी लोग ये सुन रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को, आज के प्रोग्राम में, आपको कुछ तो टेक होम मैसेज आज मिलेगा जो आज से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने घर में। लॉकडाउन, ये लॉकडाउन डाइट, मैंने जितने भी पेशेंट से इंटरैक्ट किया है, तो एटलीस्ट 70% ऑफ द पेशेंट्स का वेट गेन हुआ है लॉकडाउन डाइट में। एक कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग घर पे नए नए डिशेस कुक कर रहे हैं, नए नए रेसिपीज बना रहे हैं। कुछ लोग पैकेज्ड फूड्स जैसे कि हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई सैचुरेटेड फैट फूड्स खरीद रहे हैं, घर पे स्टॉक करके रख रहे हैं पैकेज्ड फूड्स, जिस वजह से हमें ये वेट गेन या डायबिटीज या ऐसे जो बीमारी जिसका मेन इम्बैलेंस डाइट के वजह से बहुत सारे लोगों को देखा गया है। तो इसमें एक और बात है कि हाई फैट, हाई सॉल्ट, हाई शुगर फूड्स ज़्यादातर लोग ले रहे हैं। इसके अलावा जो हाई प्रोसेस्ड फूड्स है, जो जूसेस है, हम सोचते हैं कि आगे 1 मंथ के लिए लोग खरीद कर रख रहे हैं अपने फ्रिज में या किचन में स्टोर करके रख रहे हैं। तो ये सब पैकेज फूड्स है, इसमें बहुत सारे नेगेटिव चीज़ भी है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर सब बढ़ सकता है। सो द लॉकडाउन डाइट बहुत सारे लोगों के लिए इट्स नॉट बीन गुड। तो मैं ये भी एडवाइस करना चाहती हूँ कि कौन सा फूड आज अब लेना चाहिए घर पे। तो यही देखा गया कि ये अनहेल्दी फूड्स लाइक बर्गर है या पिज्ज़ा है या समोसाज है, ये जो रेडीमेड है ये घर पे भी बनाते हैं, या मैगी, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक लॉट ऑफ मैगी, ये सब अनहेल्दी फूड कैटेगरी में आया हुआ है। सिमिलरली ये फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स, जल्दी जल्दी खाना, या अगर स्ट्रेस होते हैं तो चॉकलेट्स लेना या फ्राइड फूड लेना, भूख नहीं है तो भी खाना और खाने के बाद तुरंत सोना, ये सब जो फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स भी देखा गया है। तो पुअर लॉकडाउन डाइट का इम्पैक्ट क्या हुआ है, ओबेसिटी मतलब वेट गेन, और टीवी ज़्यादा देखना, या सेडेंट्री भी हो चुका है। सेडेंट्री का मतलब ज़्यादा हम अपने बॉडी का एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, या घर पे रहते हैं बिकॉज वी आर यूज टू वॉकिंग या गोइंग टू द जिम, सो सारा एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट शेड्यूल कम ही हो गया है। बट देयर इज़ अ वे आउट। तो आज मैं यही बताना चाहती हूँ, अगर हमने डिसाइड किया घर पे बैठे हुए भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वी कैन डू अ लॉट ऑफ सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक योगा कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या अगर आप कॉल्स ले रहे हो तो घर पे ही वॉक करके आप ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारा मेथड्स है। वी हैव टू अंडरस्टैंड हमें
क्या क्या एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए. नाउ हाउ डज दिस वायरस अफेक्ट आवर सिस्टम? तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे सर ने ऑलरेडी बोला है, ये सार्स कोविड वायरस, इसमें एक स्पाइक प्रोटीन है. अगर आपने ये पिक्चर देखा, इसमें क्या बता रहा है कि दिस वायरस टू क्रिएट सम प्रॉब्लम इनसाइड आवर सिस्टम, इसको अपना बॉडी में जो होस्ट सेल में वो अटैच करना चाहिए. तो अटैच कैसे करता है? इट अटैचेस इटसेल्फ ऑनटू द सेल मेम्ब्रेन एंड इट पंक्चर्स अ होल इन द मेम्ब्रेन. इसके अंदर इट इंजेक्ट्स द वायरल जीनोम इनसाइड आवर सिस्टम. तो उसमें हमारे सेल्स के अंदर एक एस करके एक प्रोटीन रहता है, ACE करके एक प्रोटीन रहता है. तो जो डाइट मैं बताना चाहती हूँ, स्पेशली विद कोविड, फ्यू रिसर्चेस और फ्यू पेपर्स इसमें बताया गया है कि कुछ फूड्स है जिस वजह से वो जो एस रिसेप्टर प्रोटीन को इनएक्टिवेट करके, जिस वजह से कोविड वायरस कैन नॉट एंटर इनसाइड आवर सिस्टम. This is still going on the research, and more papers are being published, more and more journals are, more and more studies are being done about these kind of foods. अगर आप देखोगे कि what are the foods which cause this inhibition, ये वायरस एंट्री को कौन सा फूड ब्लॉक कर सकता है? अगर अपना इम्यूनिटी हमने बढ़ाया तो, और कौन से फूड्स लेने की वजह से अपना इम्यूनिटी बढ़ सकता है, उससे ये वायरस का एंट्री कम हो सकता है. दिस इज स्टिल इन द नेसेंट स्टेज. ये अभी भी इसका फाइनल प्रूफ नहीं है. स्टिल देयर आर सम फीचर्स लाइक विटामिन सी लिया, विटामिन डी लिया, या फिर हाई प्रोटीन लिया, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा. उस वजह से ये एस रिसेप्टर का इनहिबिशन हो सकता है. तो सार्स कोविड वायरस के ऊपर काम करने के लिए व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन? तो विटामिन ए, विटामिन सी, डाइटरी फाइबर, इम्यून फंक्शन बढ़ाने के लिए आई थिंक सभी ने विटामिन मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले रहे होंगे, जिंक बेस्ड टैबलेट्स ले रहे हैं, विटामिन सी बेस्ड टैबलेट्स ले रहे हैं. इसका इफेक्ट क्या है? ईच हैज गॉट अ एक्सीलेंट इफेक्ट इनसाइड आवर सिस्टम. सो ए स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, दिस इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट. मतलब दोज फूड्स विच विल हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द वायरस. तो उसमें देखा गया कि ये जो फूड्स मैंने जो पिक्चर में दिखाया है, ब्रोकोली, विटामिन सी रिच कैबेज, विटामिन सी टैबलेट्स, और हाई प्रोटीन फूड, मिल्क, एग्स एंड प्रोबायोटिक. प्रोबायोटिक का मतलब है जो जिसमें अपने बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया, दोज कैन जनरेट, दोज काइंड ऑफ फूड्स हेल्प इन reducing the effect of the virus inside our system. Now, अंबिका if I जी, say, अंबिका जी, आज का जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ एक सेकंड में. आपका शायद प्रेजेंटेशन हट गया बीच में, किसी और ने प्रेजेंट करने की कोशिश की, शायद गलती से दब गया होगा उनसे बटन. आपका प्रेजेंटेशन तो फिर से दिखाऊं वापस? हाँ, एक बार फिर से आप प्रोजेक्ट कर दीजिए प्रेजेंटेशन, एक बार रोक के अपना प्रेजेंटेशन ऑफ करके दोबारा से शुरू कीजिए तो शायद आ जाए. और हाँ, और यदि लोग नहीं देख पा रहे तो आप उसके ऊपर जो है एक पिन बटन रहता है, आप पिन बटन दबा दीजिए तो उस पे आ जाएगा. अभी इज इट सीन? नहीं, अभी आपका नहीं दिख रहा है. एक बार फिर से प्रोजेक्ट कर दीजिए, मतलब प्रेजेंटेशन पूरा बंद करके आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए, स्टॉप प्रेजेंटिंग करके फिर से स्टार्ट कर दीजिए. हाँ, अभी आ रहा है. Can someone confirm just by typing a message? Are you able to see presentation? Okay, are you able to see? Yes, we are able to see it. Okay, ठीक है, आप अभी चलने दीजिए. Sorry for the inconvenience. Please give me a moment. Are you able to see, Sanjeev ji? हाँ, दिख रहा है प्रेजेंटेशन.
So I was here. Basically, मैं बता रही थी कि there are certain foods. So I was here when Sanjeev ji told. These are the food which really help us, inhibiting the ACE receptor function. So ACE जो receptor है उसके लिए cabbage, broccoli, proteins, milk, eggs, dahi, vitamin C rich foods. So the research is still going on about these foods. तो आज मैं दो categories of diet I'm going to say. One is for those who have mild symptoms, जिनका होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनका क्वारंटाइन है, जिनके जैसे सर ने बताया कि जिनके वैल्यूज या हाई वायरल लोड नहीं है, और दूसरे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड है उनके लिए. सो आई एम नॉट गोइंग डिटेल अबाउट दैट हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स. ऑल दैट आई एम गोइंग टू गिव इज अबाउट पोस्ट कोविड रिकवरी पेशेंट्स जिनको घर पे हम मैनेज कर सकते हैं. तो उनके लिए बैलेंस्ड डाइट में क्या लेना चाहिए. तो बैलेंस डाइट मतलब क्या, आप अगर समझ कर लोगे कि बैलेंस डाइट मतलब क्या, इम्यून डाइट मतलब क्या, हाई प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन मिनरल सब अगर आपने डाइट में ही ले लिया तो आपको लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. अंबिका जी सॉरी आपको फिर रोकना पड़ रहा है. काफी Lot many people are saying PPT is not available. हाँ, काफी लोग बोल रहे हैं कि पीपीटी नहीं दिख रहा है. somehow मैं देख पा रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रहा है. तो मुझे भी दिख रहा है. आप लोग एक काम कीजिए, अंबिका जी का जो शेयर स्क्रीन हो रहा है ना उसके ऊपर में आप पिन नहीं भी कर देंगे तो दिख रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे दिख रहा है, धनंजय जी को दिख रहा है, दो लोगों को दिख रहा है. तो मेरे ख्याल से सिर्फ आपको पिन करना होगा. राइट विंडो सेलेक्ट करके पिन कर दीजिए. पिन ऑन द प्रेजेंटेशन. हाँ, मुक्ता जी ने भी कंफर्म किया है कि शी इज एबल टू सी. नितिन जी ने भी कंफर्म किया है. सो जिनको नहीं दिख रहा है जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप पिन कर दीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है बीच में जब नए लोग जुड़ रहे हैं तो कभी कभी वो गलती से अपना खुद को प्रेजेंटेशन मोड में डाल दे रहे हैं, और जब भी वो प्रेजेंटेशन मोड में डालते हैं तो प्रीवियस प्रेजेंटर का हट जाता है. लेकिन यदि आपने पिन करके रखा तो हटेगा नहीं. तो आप लोग प्लीज पिन कर दीजिए सो दैट इस टाइप का इंटरप्शन नहीं आएगा बार बार. थैंक यू. Can we have the control from our side? हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं इसको, लेकिन क्या होता है जब नया पर्सन आ रहा है इस कॉल में तो वो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता. लेकिन एक बार एक एंट्री करके वो बैठ के आराम से तो कंट्रोल रहते. वी डोंट हैव डायरेक्ट कंट्रोल. एडमिन्स हैव बीन गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शन कि दूसरों को प्रेजेंटर ना बनाने दे. एडमिन्स प्लीज मेक श्योर दैट ओनली अंबिका जी इज प्रेजेंटर राइट नाउ. And everyone please keep yourself on mute. We will have that question answer session towards the end. We have all the questions we will ask. Yes. Can I proceed, Sanjeev ji? हाँ जी, आप प्रोसीड कीजिए. और फिर भी यदि किसी को नहीं दिख रहा होगा तो आप कोशिश कीजिए अभी सिर्फ वर्बल चीजों पे फोकस करने के लिए. वर्बली भी वो काफी अच्छे से बता रही है. और हम पीपीटी को अवेलेबल करवा पाएंगे क्या अंबिका जी इन लोगों को? Yes. हम पीपीटी शेयर कर देंगे तो सबको फिर भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी. थैंक यू वेरी मच. यस. सो अभी लेट अस गो टू द टॉपिक. प्रिवेंशन डाइट, होम आइसोलेशन, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए, होम क्वारंटाइन्ड पेशेंट्स के लिए एंड पोस्ट कोविड रिकवरी पेशेंट्स के लिए. तो एग्जैक्टली कौन सा डाइट चाहिए? दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड डाइट. नो, बैलेंस्ड डाइट एक प्रिंसिपल से चलता है. मतलब कितना कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना विटामिन मिनरल्स. इट इज अ बैलेंस्ड डाइट. और इस प्रोसेस में especially when we are going through such a great pandemic, हमें कुछ एक्सट्रीम डाइट फॉलो नहीं करना चाहिए, जैसे कि कीटो डाइट है या वेट लॉस डाइट है या इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट है. ये सब हमें नहीं करना चाहिए. और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है या बहुत सारे फूड ग्रुप्स है which can decrease viral infections. So ऐसे फूड्स के बारे में आज मैं बताना चाहूंगी. तो क्या है बैलेंस डाइट? सिंपल बैलेंस डाइट as per National Institute of Nutrition 2020, it says that a minimum of around 2000 calories we are supposed to take. कितना प्रोटीन होना चाहिए? जितना आपका आइडियल बॉडी वेट है. अगर आपका आइडियल बॉडी वेट मतलब आपका हाइट अराउंड 170 सेंटीमीटर्स है, you are a male, and if your ideal body weight is 70 kilos, मतलब पहले हमें आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करना है.
तो आपको 1 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट मतलब 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. तो दैट इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. और फैट कितना लेना चाहिए? फैट शुड बी 20 to 25% ऑफ द टोटल कैलोरीज. कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना चाहिए? 55 to 60%. I will explain in the further slides more in detail in a very simple language. This is just for your information. Balanced diet मतलब क्या? और शुगर कितना होना चाहिए? सिर्फ 5% of your total calories. Vitamins, minerals जरूर होना चाहिए. और पानी, that is water intake, minimum of 2 to 3 liters a day. Now if you have fever या COVID symptoms with fever, पानी का मात्रा हमें बढ़ाना चाहिए. Definitely ये जो डाइट है, we have to get it planned by a qualified expert and not choose your own diet, because इसमें आपके बॉडी के अनुसार हमारा डाइट का रिक्वायरमेंट वेरी होता है. अगर आप ये देखोगे, आज से जो मैंने पहले ही बताया कि आज से आप क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसमें सिंपल चीज आप इम्प्लीमेंट करो. आपका प्लेट देखो, आपका थाली देखो, क्या मैं ये चीज ऐसे ले रही हूँ या ले रहा हूँ कि नहीं. तो इस प्लेट में क्या होना चाहिए? Half the plate should be vegetables. A very simple, take home message which I want to give you. Half the plate हमें सब्जी, उस सब्जी में 1/4 of the plate can be raw सब्जी and 1/4 can be cooked vegetable. 1/4 प्रोटीन होना चाहिए, जो पल्सेस है, दाल है, कड़दानिया है, मिल्क है, या कर्ड है, या नॉनवेज फूड्स है, एग्स, दीज आर ऑल प्रोटीन. और सिर्फ 1/4 हमें स्टार्च, मतलब चावल हो, चपाती हो, ज्वारी हो, भाकरी हो, कोई भी स्टार्ची फूड शुड बी 1/4. ये क्यों हम स्टार्च कम होना चाहिए बोल रहे हैं? क्योंकि जितना ज्यादा अपना कार्बोहाइड्रेट लोड बॉडी में बढ़ेगा, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, उतना हमारे लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है. सो आई विल कम टू दैट पॉइंट. तो अगर आप ये प्लेट देखोगे, इसमें 5 फूड ग्रुप है. फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, प्रोटीन है, दही है, वेजिटेबल्स है. तो ऐसे होना चाहिए कि मेरा प्लेट में हाफ द प्लेट है कि नहीं. एटलीस्ट 1 मील अगर आप ऐसा लेंगे तो आपका डाइट बैलेंस्ड डाइट के कैटेगरी में आ जाएगा. तो कौन से 5 फ्रूट्स, 5 फूड ग्रुप्स? आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन रिमेंबर योर 5 फिंगर्स. सो 5 फूड ग्रुप्स, ईट 5 अ डे. तो 5 में क्या क्या होना चाहिए? विल कम टू दैट. पहला फूड ग्रुप है सीरियल्स. सारे जो धान्य है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, नाचनी, ये सब comes under the category of cereals. Cereals में क्या क्या है? It has vitamin B, it has minerals, fiber. तो कितना लेना चाहिए हमें, उसका भी एक right proportion है. ऐसा नहीं है कि हमें इसका ज्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए. तो कौन से सीरियल्स सही है, कौन से अच्छा नहीं है इस कोविड पैंडेमिक में? बेसिकली हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीज है जिससे हमें एनर्जी मिलता है. तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जिसमें तंतु शक्ति ज्यादा है, जिसमें फाइबर ज्यादा है, जिसमें हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है या ब्लड शुगर हाई है, कोलेस्ट्रॉल है, वो सब बाइंड होकर अपने शरीर से निकल जाता है. सो ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज्यादा लेना चाहिए. और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे केक्स, कैंडी, शक्कर, ब्रेड, मैदा, बिस्किट्स या जूसेस या प्रिजर्व ड्रिंक्स, ये सब हमें बहुत ही कम लेना चाहिए. क्यों कम लेना चाहिए? क्योंकि जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है फ्रूट जूसेस में, या ज्यादा भी फ्रूट्स लिया तो भी अच्छा नहीं है. तो उस हिसाब से हमें कम क्यों लेना चाहिए? बिकॉज व्हेन वी टेक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड मोर इन द बॉडी. बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म उतना हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. तो अभी एनी विच वेज पेशेंट्स हु हैव गॉट लो ऑक्सीजन और हाइपोक्सिया, हमें अपना ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, ना कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में डाइटरी फाइबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. फाइबर जो मैंने ऑलरेडी बताया कि इट इज कॉल्ड एज तंतु शक्ति, जिसमें फ्रूट्स में है, होल ग्रेन्स में है, बाहर के जो स्किन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स में है. तो हमें अच्छे से उसका अच्छा पोषण लेना चाहिए. तो WHO हैज सजेस्टेड 40 grams ऑफ फाइबर हमारे डाइट में होना चाहिए. सो सेकेंड ग्रुप इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स कौन से? गुड क्वालिटी एंड फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास प्रोटीन्स. व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, फर्स्ट क्लास का मतलब है जो प्रोटीन हमने लिया इमीडिएटली अब्सॉर्ब हो जाएगा. जैसे egg is supposed to be the best complete protein. Chicken, fish, egg white, और इसको हम lean protein बोलते हैं. और if you are going to take mutton or prawns or any
फूड्स विच आर हैव हायर प्रोटीन, उसको थोड़ा हमें कम लेना चाहिए, क्योंकि दैट इज कॉल्ड एज रेड मीट. सेकेंड क्लास प्रोटीन्स का मतलब ये नहीं है कि उसका क्लास इज नॉट गुड, इट इज ऑल्सो नीडेड. दोनों मील्स में हमें दाल्स एंड कड़दानिया ये सब लेना चाहिए. सो दिस इज सेकेंड क्लास प्रोटीन्स. सो कॉम्बिनेशन ऑफ कितना प्रोटीन, एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट. तो सारे नट्स में प्रोटीन है, सीड्स में प्रोटीन है, एग्स में है, और होल ग्रेन्स दैट इज होल लेग्यूम्स उसमें प्रोटीन है. लेग्यूम्स का मतलब है जो कड़दानिया है, स्प्राउट्स है, मटकी, मूंग, काला चना, इसमें सब बहुत गुड क्वालिटी प्रोटीन्स है. द थर्ड ग्रुप इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो कैसे लोगे आप? 2 fruits and 5 vegetables. ये याद रखिए, 5 a day अगेन. जितना ज्यादा आप सब्जी लोगे एंड वॉश इट वेल, कुक इट वेल, एंड रॉ वेजिटेबल्स जितना लोगे उतना एंटीऑक्सीडेंट्स है, और जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे उतना यू आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज. द फोर्थ ग्रुप इज मिल्क प्रोडक्ट. मिल्क प्रोडक्ट्स में लो फैट काउज मिल्क, लो फैट पनीर, लो फैट दही, सोया मिल्क, आमंड मिल्क, ये सब बहुत ही अच्छा है अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए. नॉन वेजिटेरियन फूड्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, लीन मीट, ये जो लेफ्ट साइड में है आप अच्छे से ले सकते हो, चिकन, फिश, एग वाइट. वेरएज राइट साइड में जो है मटन है या लैम्ब है या प्रॉन्स है या क्रैब्स है, दीज ऑल शुड बी इन अ वेरी लेसर अमाउंट. सिमिलरली इवन आपने नॉन वेज लिया तो भी उसको फ्राइड ज्यादा मत लीजिए, टेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रेवी आइटम. द फिफ्थ ग्रुप इज फैट्स एंड शुगर्स. तो फैट्स में बहुत सारे वेराइटी ऑफ फैट्स है. तो कोविड के लिए बेस्ट फैट्स क्या है? विच इज इजिली डाइजेस्टेबल. लाइक हमारे बॉडी में जो बाइल सेक्रीशन, दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड. इसके लिए हमें हेवी फैट्स नहीं लेना चाहिए, लाइक बटर एंड डीप फ्राइड, ये सब हेवी फैट है. वैसे काउस घी के लिए सभी के अंदर सवाल है कि मैं 1 चम्मच शुद्ध देसी घी ले सकती हूँ कि नहीं. डेफिनेटली ले सकते हो, वो भी सैचुरेटेड फैट है. बट अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है या फिर कुछ और ब्लड वैल्यूज आर वेरी वेरी हाई, डेफिनेटली हमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा नहीं लेना चाहिए. बट कौन से फैट्स बहुत अच्छा है? ओमेगा 3 फैट्स, जिसमें ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स में ले सकते हो या फ्लैक्स सीड में ले सकते हो, मतलब जवर्स में ले सकते हो, या वॉलनट्स, आमंड्स, बादाम, इसमें सब ओमेगा 3 फैट्स आर गुड. ऑलिव ऑयल इज सपोज टू बी वेरी वेरी गुड, ये सब ले सकते हैं. और शुगर कितना लेना चाहिए? 3 to 6 टीस्पून ऑफ शुगर. इससे ज्यादा शुगर की जरूरत नहीं है अपने शरीर के लिए. तो शुगर जितना लोगे उतना सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है. तो ये 5 फूड ग्रुप में आई हैव गिवन. तो इसको हम व्हाइट ईवल बोलते हैं. 4 व्हाइट ईवल अगर आप याद रखोगे, एक है साबूदाना, एक है नमक, एक है शक्कर, और चौथा है व्हाइट फ्लावर मतलब मैदा. ये जितना कम लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. और फाइबर, ऐसे फूड्स, सिंपल वेज टू ऐड मोर फाइबर. ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो ये सब फाइबर रिच है. कट फ्रूट्स, कट वेजिटेबल्स और होल फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ये सब आप ज्यादा ले लीजिए. और ड्राई फ्रूट्स, सभी के अंदर सवाल है कि मैं हेल्दी ले रही हूँ तो उसका मतलब मैं एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट ले लूंगी. तो उस ड्राई फ्रूट में भी कौन से ड्राई फ्रूट्स आपके लिए अच्छा है? तो यू कैन टेक बादाम, अखरोट, काजू ज्यादा मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी हाई इन सैचुरेटेड फैट्स. आप अखरोट ले सकते हो, खारिक ले सकते हो, खजूर ले सकते हो, अंजीर ले सकते हैं. दीज आर ऑल गुड ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि उसमें कौन सी चीज है जो हमारे लिए इम्यूनिटी के लिए बूस्ट करेगा? उसमें सेलेनियम है, विटामिन ई है, तो आपके इम्यून मॉड्यूलेटर्स है, दे विल इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम. तो ये ले सकते हो. इसके अलावा आप सीड्स ले सकते हो कि चिया सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, तो फ्लैक्स सीड दैट इज जवर्स है, अलसी है, ये सब आप अच्छे से मिनिमम 1 टेबलस्पून अ डे आप ले सकते हो. तो टोटली ये 5 ग्रुप्स अगर आपने लिया, डेफिनेटली आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा. प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन्स एंड प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स. आई विल कम टू दैट व्हाट इज प्रोबायोटिक. प्रोबायोटिक का मतलब है जो दही में है विच हैज गॉट द गुड बैक्टीरिया. तो हम लोग सोचते हैं कि अभी मुझे सर्दी है या कॉफ है तो मैं दही नहीं ले सकती हूँ. ऐसा नहीं है. तो अगर आपने होम मेड फ्रेश दही लिया, सेट दही सुबह बनाकर दोपहर को ले लिया, जिसको हमने फ्रिज में नहीं रखा, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो. आपके स्टमक के लिए, दैट इज योर स्टमक इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही अच्छा है. इसको हम इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ये जो आप स्लाइड में देख रहे हो, गार्लिक, ग्रीन टी, जवस, बादाम, ओट्स इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर इम्यूनिटी. तो ये सब आप अच्छे से आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो. ये है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड. तो कौन से फूड्स में क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट्स है?
आप सिर्फ ये याद रखो, येलो, डार्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डार्क कलर्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसमें सब एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? जो अपने शरीर में जो टॉक्सिन सेक्रेट होते हैं जब वी आर इन अ डिजीज कंडीशन और व्हेन यू आर टेकिंग लॉट ऑफ मेडिसिन्स, योर बॉडी गेट्स इनटू अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो इसमें हमें दोज फूड्स हमें देना चाहिए जिससे ये टॉक्सिन्स अपने बॉडी से जल्दी निकल जाए। तो टोमेटोज है, गार्लिक है, लहसुन है, कांदा है, इसको सब आप अच्छे से यूज करो अपने कुकिंग में। और ग्रीन टी, ये बताना चाहती हूँ, ग्रीन टी सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। एक कप ऑफ ग्रीन टी में 400 times the potency of 1 cup of orange juice. Orange juice has got vitamin C and green tea has got minimum 200 milligrams of flavonoids. Flavonoids help to improve your immune system. तो इसको आप definitely use कीजिए। Next important aspect, weight. अगर आपने weight gain किया, जरूर जितना भी आपने वेट गेन किया, 5 किलो आपने वेट गेन किया, जरूर आप वेट लॉस के लिए कोशिश कीजिए, एटलीस्ट 5% वेट लॉस। अभी आप कोविड में हो, डोंट थिंक ऑफ अगर इफ यू आर इन अ कॉन्वेलेसेंस पीरियड, मतलब रिकवरी पीरियड में है, डोंट थिंक ऑफ वेट लॉस। बट if you are asymptomatic, you don't have COVID, you're put on weight just by eating food because of the lockdown, definitely think of weight loss. Those patients who are actually in the recovery mode, eat a balanced diet. Balanced diet which has got everything, protein, calories, everything in the right proportion. तो इसका जो सम अप है बैलेंस डाइट का, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोबायोटिक्स, दही, मेंटेन आइडियल वेट, गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब पानी का मात्रा हमें अच्छे से लेना चाहिए। I'll come to how much of water we should take and why is water important also. Saturated fats, ऑलरेडी मैंने बताया, बिल्कुल कम लीजिए। एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो नहीं कीजिए। देयर इज अ मूवमेंट, आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो दिस। ईट राइट इंडिया करके एक मूवमेंट है। ईट राइट इंडिया इज ऑलरेडी गिवन बाय FSSAI. This is given by Government of India. It's a free document, free PDF, 36 to 40 pages है इसमें। आप सब लोग ईट राइट इंडिया PDF फॉर कोविड करके गूगल करके देख लीजिए। यू विल गेट ऑल द गाइडलाइंस what has to be followed. Simple guidelines है, उसको जरूर फॉलो कीजिए। Now I'm going to talk about severely sick patients या patients who are hospitalized or ventilator patients. इनके लिए हमें क्या ख्याल रखना चाहिए? I'm just giving only 2 slides about this क्योंकि this is a specifically for patient therapeutic diet जिसको हम इस प्रोग्राम में हम डिस्कस इतना नहीं कर सकते हैं। बट हम ये ध्यान रखें कि हमें ओरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जैसे कि पाउडर्ड सप्लीमेंट जिसमें प्रोटीन, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब उसी पाउडर्स में हम अवेलेबल कर सकते हैं पेशेंट के लिए। अगर वेंटिलेटेड पेशेंट है, इंट्यूबेटेड पेशेंट है या ICU पेशेंट्स है, हमें एंट्रल न्यूट्रिशन दैट इज मे बी ड्यू टू उनको मुंह से नहीं ले सकते हैं तो RT फीड्स में या पेरेंट्रल न्यूट्रिशन में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दिस इज ओनली बाय अ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। इफ एनी डॉक्टर्स और डाइटिशियंस और एनीबडी हु इज देयर इन दिस फोरम, this is for you all. What is the amount that is recommended? So ESPEN and WHO has recommended for COVID patients 25 to 30 kilocalories per day, and oral nutrition supplement, one feed at least should provide 10 gram protein and at least 200 calorie. कितना प्रोटीन लेना चाहिए? इनको तो ज्यादा ही प्रोटीन लेना चाहिए, that is 1.3 gram per kg body weight. और कार्बोहाइड्रेट फैट रेशियो हैज टू बी 50:50, मतलब कार्बोहाइड्रेट जितना कम लेंगे उतना अच्छा है वेंटिलेटेड पेशेंट के लिए। दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और फैट्स कैन बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस इज मोर फॉर द टेक्निकल पीपल हु आर लिसनिंग टू इट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन A, C, D, E, B6, B12, ये सब रिसर्चेस में है। अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इंट्रावीनस विटामिन C सप्लीमेंटेशन। तो ये सब स्पेसिफिक इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स जो मैं सिंपल वे से आपको बता रही हूँ कि जिंक कौन से फूड्स में है? पंपकिन में है, दैट इज कद्दू में है, अलसी में है, चिया सीड्स में है, दही में है, राजमा में है, ओट्स में है, या फिर आमंड्स, मूंग, मसूर दाल, इसमें सब जिंक है। तो आप जरूर जिंक का न्यूट्रिएंट ज्यादा लीजिए क्योंकि जिंक अपने लिए इम्यूनिटी के लिए काम करेगा। सेलेनियम, दिस इज ऑल्सो एन इम्यूनिटी, जिसमें मशरूम में है, होल व्हीट मतलब
जिसको हम जो आटा हम मतलब पीसने को देते हैं उसमें जो फाइबर के साथ, तो उसका भुस्सा के साथ जो हम यूज करते हैं उसको हम होल व्हीट फ्लावर बोलते हैं. सो दैट कैन बी वेरी हाई सोर्स ऑफ सेलेनियम. पनीर इज वेरी गुड. और विटामिन सी, नाउ विटामिन सी सबको पता है कि सब लोग विटामिन सी ज्यादा ले रहे हैं. आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, मौसम्बी, ऑरेंजेस, लेमन, पेरू, ग्रीन चिलीज, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे मैंने पहले ही बताया, ब्रोकोली, कैबेज, इसमें सब विटामिन सी ज्यादा है. विटामिन ए रिच फ्रूट्स, अभी मैंगो सीजन में है, यू कैन टेक गुड अमाउंट ऑफ मैंगोज, पपाया, रेड येलो कैप्सिकम, कैरेट्स या पालक, इनमें सब विटामिन ए ज्यादा है. विटामिन डी के लिए हमें क्या करना चाहिए? डेफिनेटली विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन. अभी WHO हैज सेट टिल द पैंडेमिक एंड्स कंटिन्यू सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन डी. तो कितना मिनिमम एक्सपोजर ऑफ सनलाइट 15 to 20 मिनट्स बिटवीन 11 to 2 PM विद गुड बॉडी पार्ट एक्सपोजर, वो विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा है. कोविड एंड विटामिन सी. विटामिन सी हैज गॉट इनन्यूमरेबल फंक्शंस. वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सो इट प्रोटेक्ट्स, एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करता है. लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, विटामिन सी जैसे कि चॉकलेट जैसा ले रहे हैं. तो कितना लेना चाहिए? हेल्दी इंडिविजुअल्स को ओनली 200 मिलीग्राम्स लेना चाहिए. डिजीज्ड इंडिविजुअल्स को 1 to 2 ग्राम, बट नॉट अंडर योर ओन गाइडेंस. विद अ क्वालिफाइड expert or a doctor's advice only, please take vitamin C. This is a very important take home message, क्योंकि हमें hypervitaminosis नहीं चाहिए. ज्यादा excess of vitamins लेकर भी हमारे बॉडी में तकलीफ होती है, तो हमें वो ख्याल रखना चाहिए. As I said, vitamin D, how much? Healthy individuals 2000 international units, whereas deceased infected patients 10,000 international units for few weeks. Zinc, I had already mentioned zinc कौन से nutrients, कौन से food में है. तो disease infected individuals, this can be prescribed only by your doctor. So this can be continued for some period of time. This is a very important last bit which I want to cover, is called ORAC. ORAC. ORAC foods, matlab those foods which will increase your oxygen carrying capacity. Now ORAC means oxygen radical absorption capacity. This is a latest research. ये foods आप देख लीजिए, इसमें सारे जो मैंने दिखाया है इस स्लाइड में, डेफिनेटली आप यूज कीजिए. आपके किचन के फूड्स है ये सब. कोथमीर में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओरैक वैल्यू है. हल्दी में है, तो हम हल्दी दूध ले रहे हैं, हल्दी का काढ़ा बना रहे हैं. मिंट है, ब्राउन राइस और दालचीनी पाउडर, लवंग है, इसमें सब ओरैक वैल्यू बहुत हाई है. तो जिंजर, ये सब आप जरूर ले लीजिए. लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसी काढ़ा को सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को इतना लेने की जरूरत नहीं है. आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, इरोडेड, बिकॉज बहुत ज्यादा आप स्ट्रांगली ये सब लेने की जरूरत नहीं है. इवन इफ यू टेक 2 times or once a day, that is more than enough for your system. Now the top ORAC values which I want to say is ORAC value highest है cinnamon, that is दालचीनी में, और 3,50,000 है क्लोव, that is लवंग में. So these things definitely take. Turmeric, that is हल्दी में 2 lakh है ORAC value है. So which means it's extremely good for your system. जितना ज्यादा ORAC value है, उतना आपका oxygen carrying capacity is going to increase in your body. तो हम अपने शरीर को अगर बैलेंस लेकर रिकवरी के लिए भी कोविड के टाइम में ये सब ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, डेफिनेटली यू कैन फाइट ओवर द डिजीज वेरी वेरी इजीली. नाउ वाटर कितना लेना चाहिए? 60 to 65% of our body is water. When we are taking medications due to COVID, there is a lot of body heat. तो dehydration भी हो सकता है because of fever. So take good amount of water. कितना? Minimum 12 glasses of water a day. So remember, every 1 hour 1 glass पानी लेना चाहिए. So this is the next take home message. I told you like we have to take in your plate how it should look. The second message is about water. 12 glasses of water a day. Why is water so important? It is 92% blood, 75% muscle, 22% of your bones is water, 75% of your brain is water. इतना important है water अपने शरीर के लिए. Water या water rich beverages. बटर मिल्क ले सकते हो या नारियल पानी ले सकते हो. ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जरूर ले लीजिए, ताकि आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट द लीस्ट, इज एक्सरसाइज. वॉक. हाउ मच आर वी सपोज्ड टू वॉक? Brisk walk. Now I know when you're in a recovery, you may not be able to do brisk walk. 30 minutes आप
डेफिनेट कर ही सकते हो. आफ्टर 14 days of your treatment, start with a 30-minute walk inside the house. Wear your shoes, walk inside the house. So 30 minutes, give time for yourself so that your cardiac capacity अच्छा बढ़ेगा. So the take-home message for the day is consume whole grains, take low-fat dairy products, good amount of vitamins, good amount of nuts. आप किचन में जो herbs है, spices है, उसको अच्छे से यूज कीजिए. Good amount of water. Fast foods बिल्कुल मत लीजिए, packaged foods बिल्कुल मत लीजिए. High fat, sugar, salt items avoid कीजिए. Fruits, vegetables, आप याद रखिए कि 5 a day. 2 fruits and 5 vegetables. अभी 5 vegetables नाम सुनते ही हम कैसे 5 लेंगे ये मत सोचो. 2 सब्जी दोपहर को और 2 रात को. एक सैलड वेजिटेबल हो सकता है, एक सूखा सब्जी हो सकता है. रात को सेम आपने ले लिया तो आपको 4 सब्जी हो गया ऑलरेडी. सुबह एक फ्रूट ले लिया, शाम को एक फ्रूट ले लिया, ऑलरेडी हो गया. ये सब जब आप लेंगे आपका रिकवरी बहुत फास्ट होगा. And you can take a protein supplement also along with it. So I would like to end the talk by saying there is no food or supplement which can prevent COVID, but food is an adjunct therapy. Matlab, food can help to improve your immune system. It will fight against the disease. It's a long-term effect in your body. So thank you very much. And I would thank all the COVID warriors, all the Corona warriors, all of us. And a big salute to everybody who are helping the entire team of COVID pandemic, who are each and everybody. I thank from the bottom of my heart. Thank you so much to BBPRA for giving me this opportunity to talk in front of this audience. Thank you very much. जो भी सवाल है आप you can ask the questions. थैंक यू अंबिका जी. आप अपने क्वेश्चंस चैट में आने दीजिए. we will take them in this session only. If इस सेशन में पॉसिबल नहीं हुआ then we will reach out to you. In the end we will publish your email address. आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन. और कुछ लोगों ने ये स्लाइड की जो मांग की है उसका मैंने 2 उपाय बताया. एक मैंने आपको गूगल लिंक पब्लिश कर दिया है, bit.ly डाइट एंटी कोविड BBPRA. तो उसमें हम आप अंबिका जी का प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे, या फिर आप हमको मेल कर सकते हैं bbprapune@gmail.com. उसमें आप ये रिक्वेस्ट डालते वक्त मैंने एक सब्जेक्ट लाइन दिया वो डालिएगा ताकि आपको ऑटो रिप्लाई हो जाएगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा. और बाकी भी दूसरे कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है, हम आपके साथ शेयर कर देंगे किस तरीके से आपसे डिटेल्स. तो धन्यवाद अंबिका जी, आपने काफी डिटेल में बताया. और जब आप दालचीनी लौंग ये सब का बता रहे थे तो मुझे रसम की इम्पोर्टेंस याद आ गई, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब जब भी वो पीता था रिफ्रेशिंग लगता था. तो हमारे ट्रेडिशनल डाइट की तरफ जाने की तरफ काफी जरूरत है. हो सकता है वो हमें कोविड से ना बचाए, फिर भी काफी इम्यूनिटी देगा. दैट वाज व्हाट आई अंडरस्टूड. और काफी डिटेल्स में बताया, तो सबको फायदा हुआ होगा शायद उससे. और नहीं तो आप यदि कुछ क्वेरी है, यदि कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमें फील फ्री टू आस्क इन द चैट, वी विल टेक इट अप. ओके, नाउ अभी तक हमने क्या समझ लिया कि कोविड कैसे शुरू हुआ, कैसे म्यूटेट हुआ, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, यदि बचना है तो खाने पीने से कैसे क्या चेंजेस करें, यदि कोविड हो गया है तो खाना पीना कैसे एडजस्ट करें, ये तक अभी हम पहुंच चुके हैं. अब थोड़ा हम कुछ स्पेसिफिक में जाएंगे कि कुछ एक नए टर्म्स आ गए हैं. मतलब एक ब्लैक फंगस ने पिछले 2-3 दिन से परेशान कर रखा. घर में जो बारिश में दीवारों में कभी कभी फंगस लग जाती, उससे भी हमारा पाला छूटा नहीं था. पता नहीं एक और नया फंगस कहाँ से आ गया जो हमें और सिरदर्द भी दे रहा है और थोड़ा टेंशन का भी कारण बना हुआ है. तो डॉक्टर महेंद्र जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये ब्लैक फंगस क्या बला है और क्या इम्पैक्ट है उसका, कैसे डील किया जाए उससे. See, this disease is a mucormycosis. Mucor is a black fungus. So, during this COVID pandemic, it has been seen that the steroids have been used in lot of proportion in lot many patients. There is a way to use steroids. You should use them in a tapering dosage according to the weight, severity of the disease, and as per the requirement of the patient. But it has been seen that
they were used extensively in many patients, and because of the COVID virus, it has been seen that the virus attacks the beta cells of the pancreas, so the insulin secretion goes down, and lot many patients who were borderline diabetic or non-diabetic also, they have landed into frank diabetes during this pandemic. And those who were already diabetics, because of the steroids, their sugars went high, and those who were newly diagnosed, they also had high blood sugar because of the steroids. So together, this high usage of steroids and diabetic status, the opportunistic infections like this mucor have increased to a significant level. Second thing is the use of oxygenation. Oxygen is used along with the humidifier. So in many places where in many hospitals, if the humidified water, if it is not used as a sterile water, or properly the containers are not being taken care of, they become the source of the fungal infection. So all these factors have led to uh, the increase of mucor incidence in these patients. That's why suddenly there is a rise in the number of cases of mucormycosis, which is called as the black fungus, and it basically affects the paranasal sinuses and the eyes, and it can become very serious if it reaches to the brain. Then that becomes a life-threatening condition. So that is about the mucor. So how to handle it? Use steroids judiciously. Use control your blood sugars very well, and of course, while using the oxygen therapies, make sure that the catheters are sterile, the water is sterile. Then you do gargles with betadine, then cleaning of the nostrils with antiseptic sprays. So all these things should be done during hospitalization.